जब मैं रात को सो जाती तो मुझे लगता मानो मेरे कोई कपड़े उतारने की कोशिश कर रहा है। रोज़ नहाते समय मुझे एहसास होता कि खिड़की से कोई झांक रहा है। आखिर मेरे साथ ये सब क्या हो रहा था, इसी बात का पता लगाने के लिए मैंने चुपके से अपने कमरे और बाथरूम में कैमरे लगवा दिए। उसके बाद जो मेरे सामने आया उसे देखकर तो मेरी रूह कांप गई। मैंने देखा कि मेरा नाम अनीता है। मेरी शादी अमित से 17 साल पहले हुई थी, लेकिन हमारी शादी के 5 साल बाद ही एक रोड एक्सीडेंट में अमित की मौत हो गई। उस समय मेरी बेटी शिल्पा केवल 3 साल की थी। तभी से लेकर आज तक मैंने ही अपनी बेटी को पढ़ाया लिखाया और उसकी हर ज़रूरतों को पूरा किया। शिल्पा पढ़ाई लिखाई में बहुत ही होशियार थी। मुझे उसकी तरफ से कभी भी कोई उलाहना नहीं आया। हर समय उसके स्कूल पेरेंट्स मीटिंग में मैं जाती तो उसकी तरफ से हमेशा ही शाबाशी ही मिलती थी। मुझे अपनी परवरिश पर बहुत ही गर्व हो रहा था कि मेरी बेटी मेरी वसूलों पर चल रही है और उसने मेरी इज्जत कभी भी मिट्टी में नहीं मिलाई। और अब शिल्पा पूरे 15 साल की हो चुकी थी, उसका स्कूल भी पूरा होने वाला था। तो मैं इसी कश्मकश में थी कि अभी शिल्पा को कहाँ भेजा जाए, क्योंकि उसके ग्रेजुएशन के लिए उसके लिए अलग शहर ढूंढना पड़ेगा। क्योंकि जिस शहर में हम लोग रहते थे वहाँ पर कोई अच्छा कॉलेज नहीं था। यहाँ पर मैं अपनी बेटी को अच्छी शिक्षा दिलवा सकूं। खैर मैं किसी से मदद भी नहीं ले सकती थी, क्योंकि ना ही अमित के परिवार में कोई था और ना ही मेरे। दरअसल मेरी माता पिता मेरे बचपन में ही गुजर चुके थे। तभी से लेकर मेरे चाचा चाची ने ही मेरा पालन पोषण किया, लेकिन जब से मेरी शादी हुई तब से मेरे चाचा चाची ने भी मुझसे रिश्ता तोड़ लिया। वह लोग कहने लगे कि हमारा जितना फ़र्ज़ बनता था हम लोगों ने पूरा कर दिया। अब तुम्हारी उम्र भर की जिम्मेदारी उठाने के लिए हम लोगों के पास बिल्कुल भी समय नहीं है। और अमित के माता पिता भी उसके बचपन में ही गुजर चुके थे। ये बेचारा इकलौता बेटा था, इसलिए खुद ही अपना पालन पोषण किया था। खैर मैं अमित से शादी करने के बाद खुद को बहुत ही खुशनसीब समझा, क्योंकि अमित ने मेरा इस कदर ख्याल रख लिया था कि मुझे कभी भी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी। लेकिन मेरी यह खुशी ज़्यादा दिन के लिए नहीं थी। भगवान को शायद यही मंजूर था। मैं खैर इधर उधर तलाश करने लगी कि कहीं कोई अच्छा कॉलेज मिल जाए तो मैं शिल्पा को वहीं पर छोड़ दूंगी। लेकिन मेरी इसी तलाश को रोकते हुए शिल्पा ने कहा कि नहीं माँ, आपको छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगी। इसी शहर में ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लूँगी और उसके बाद जब मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करूंगी तभी मैं बाहर चली जाऊंगी और साथ में आपको भी ले जाऊंगी। लेकिन मैंने शिल्पा से कहा कि बेटी, यहाँ पर ऐसा कोई भी कॉलेज नहीं है जो तुम्हें अच्छी स्टडी करवा सके। लेकिन तुम्हें दूसरे शहर तो जाना ही पड़ेगा और मेरा क्या है, मैं तो अकेले भी मैनेज कर लूँगी। तभी शिल्पा कहने लगी कि माँ, पढ़ाई अच्छे कॉलेज से नहीं होती। मुझे अगर मेहनत और लगन होती तो मैं घर में ही बैठकर भी पढ़ाई कर सकती हूँ। खैर शिल्पा की बातें मुझे बहुत ही अच्छी लग रही थी, इसलिए मैंने उसके लिए इसी शहर में कोई एक कॉलेज देखा और उसके ग्रेजुएशन का इंतज़ाम करने लगी। खैर ऐसे ही दिन निकलते गए और शिल्पा ग्रेजुएशन में पहुंच चुकी थी। वह रोज़ कॉलेज जाती और वापस घर ही आ जाती, लेकिन मेरा मन तो हर समय घबराहट में ही रहता था कि पता नहीं शिल्पा इस कॉलेज में कैसे मैनेज कर पाएगी। दरअसल शिल्पा को जिस कॉलेज में दाखिला दिलवाया गया था वह कॉलेज बिल्कुल भी ठीक नहीं था। उस कॉलेज में बिगड़ेल और आवारा लड़के ही पढ़ाई करते थे। मुझे हर समय डर लगा रहता था कि कहीं शिल्पा कुछ गलत कामों में ना पड़ जाए। लेकिन फिर वही पर मुझे अपनी बेटी पर बहुत विश्वास भी था। लेकिन मेरे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि शहर से बाहर शिल्पा जाना नहीं चाहती थी और इस शहर में इस कॉलेज के अलावा कोई भी कॉलेज नहीं था। इसलिए मुझे मजबूरन में आकर शिल्पा का इस कॉलेज में एडमिशन करवाना पड़ा। खैर मुझे अपनी बेटी पर पूरा विश्वास होने की वजह से मैं अपने मन को समझा लेती कि शिल्पा कभी ऐसा कोई काम नहीं करेगी जिसकी वजह से मुझे झुकना पड़े। खैर दोपहर का समय हो गया, अभी तक शिल्पा कॉलेज से नहीं लौटी थी, क्योंकि आज वह सुबह कह रही थी कि मैं सिर्फ एक ही क्लास अटेंड करूंगी, उसके बाद मैं जल्दी ही घर आ जाऊंगी। लेकिन आज तो दोपहर होने को चली है, वो नहीं आई। मैंने उसके कॉलेज में फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि शिल्पा की दूसरी क्लास लग रही है, इसी वजह से वह नहीं आ पाई। खैर अब मेरे मन में शांति आ गई कि वो पढ़ाई की वजह से ही नहीं आ पाई थी। खैर एक दिन रात को मैं सो रही थी तो मुझे लगा मानो कोई मेरे शरीर को टच करने की कोशिश कर रहा है और मेरे कपड़े उथल पुथल कर रहा है, लेकिन मैंने उस चीज़ को अनदेखा कर दिया। दरअसल जब से अमित की मौत हुई है उसके बाद से मुझे कभी भी नींद नहीं आती थी, जिसकी वजह से मैंने डॉक्टर के परामर्श से लेकर नींद की दवाई शुरू कर दी। और नींद की दवाई इतनी तेज़ थी कि
लेते ही मुझे नींद आ जाती है और सवेरे तक मुझे पता ही नहीं चलता कि मेरे साथ क्या होता है। शायद इसी वजह से मैं अपनी आँखें नहीं खोल पाती, लेकिन मुझे महसूस ज़रूर होता था कि मेरे साथ कुछ ना कुछ हो रहा है। सवेरे उठकर देखती तो मेरे कपड़े भी उथल-पुथल होते थे, मानो मेरे शरीर के साथ कोई हलचल की गई है। लेकिन मैं उस चीज़ को अनदेखा कर देती, क्योंकि मेरे घर में मेरी बेटी शिल्पा और मेरे अलावा कोई भी नहीं था और दरवाजे खिड़कियां इस कदर बंद कर दी गई होती कि घर में कोई कितनी भी कोशिश कर ले नहीं घुस पाता। इसलिए मैंने इस बात को हमेशा ही अनदेखा किया और अपना वहम समझने लगी। दरअसल मेरी शादी बहुत ही छोटी उम्र में अमित से कर दी गई और मुझे हमेशा से ही अपने शरीर का ख्याल रखने का पूरा शौक़ था। इसी वजह से मैं जिम और अपने खान पान का इस कदर ध्यान रखती कि मानो मुझसे सुंदर कोई लगे ही ना, और हमेशा सबसे सुंदर दिखने के लिए मैं हर प्रयास करती थी और अपनी इस मेहनतों की वजह से मैं अपने पूरे शरीर को मेंटेन किए हुए थी। मुझे देखकर कभी भी नहीं लगता था कि मैं एक विधवा हूँ, लेकिन जब से अमित की मौत हुई है उसके बाद से मैंने अपना साज श्रृंगार छोड़ दिया, लेकिन अपनी बॉडी और गोरे रंग की वजह से आज भी मैं खूबसूरत लगती थी। और शायद यही वजह थी कि अमित के जाने के बाद मेरे पास शादी के बहुत से रिश्ते आए और मुझे अपनी बेटी के साथ ही स्वीकार करने की बात रखी गई। लेकिन मैं अपनी बेटी के भविष्य को बिगाड़ना नहीं चाहती थी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि अपनी बेटी को कोई दूसरा पिता मिले और मैं अपनी ज़रूरतों के लिए अपनी बेटी को नर्क में धकेल दूँ। मुझे यह बिल्कुल भी मंजूर नहीं था कि कोई भी मेरी बेटी को उस नज़र से देखे और सौतेलापन का एहसास करवाए, क्योंकि ऐसा कोई भी इंसान नहीं होता जो दूसरे की बेटी को अपनी बेटी की तरह ही एक्सेप्ट करे। कहीं ना कहीं तो कोई रंजिश रह ही जाती है। मैं इसी बात को ध्यान में रखते हुए अपनी पूरी ज़िंदगी अकेले गुजारने के लिए तैयार हो गई, क्योंकि मुझे अपनी बेटी शिल्पा का भविष्य सुधारना था। खैर मेरी यह कोशिश भी सफल रही और शिल्पा बड़ी होती जा रही थी और वह भी मेरी तरह अच्छे रास्ते पर चलते हुए अच्छी पढ़ाई कर रही थी और मुझे पूरा विश्वास था कि वह एक ना एक दिन मेरा और अपना नाम ज़रूर रोशन करेगी। लेकिन कुछ दिनों से मेरे साथ जो हरकतें हो रही थी उसके बाद से तो मेरा मन बहुत बेचैन रहने लगा। शुरू में तो मुझे वह वहम लगा, लेकिन अब यह मेरा वहम नहीं था, क्योंकि हर रोज़ एक ही बात होना भला कौन सा वहम होता है। यूँ रात को सोते ही मेरे कपड़ों को उतारने जैसा एहसास होना और मेरे शरीर को ऐसे मानो कोई छू रहा हो। भले ही मैं नींद में हूँ, लेकिन इतनी भी बेवकूफ़ नहीं कि मुझे कुछ समझ में नहीं आए। फिर मेरे मन में आया कि मैं पता लगाऊं तो लगाऊं कैसे। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था और मैं बिना नींद की गोली खाए भी नहीं सो सकती थी, क्योंकि जिस दिन मैं नींद की गोली नहीं खाती उस दिन नींद की प्रॉब्लम तो होती है, साथ ही उसके साथ मेरा पूरा शरीर टूटने लगता। मुझे चक्कर जैसे आने लगते, उल्टियाँ भी शुरू हो जाती। मैं अपने शरीर को बिल्कुल भी संभाल नहीं पाती, इसलिए मुझे सोने से पहले वह गोली लेनी ही होती थी। और वह गोली लेने के बाद तो मेरे साथ क्या होता था इसका मुझे ज़रा भी पता नहीं चलता। और सवेरे उठकर देखती तो यह सब हुआ मिलता। मेरी 15 साल की बेटी मेरे पास ही सोती थी। दरअसल उसे अकेले सोने में बहुत डर लगता था। मैं उसे बहुत बार कहती कि अब तुम बड़ी हो गई हो और पढ़ाई भी करती हो, इसलिए अलग सो जाया करो, लेकिन वह कहती कि नहीं माँ, मुझे आपके बगैर नींद नहीं आती है। खैर वो मेरे पास ही सोने लगी। देर रात तक पढ़ाई करने के बाद वह मेरे साथ मेरे बेड पर ही सो जाती। ऐसे ही दिन निकलते गए। अब तो वह हरकत बढ़ने लगी। मुझे एक और चीज़ का एहसास होने लगा और वह थी नहाने वक्त मेरे मानो बाथरूम में मुझे कोई देख रहा हो और बाथरूम की खिड़की से ऐसा लग रहा है मानो कोई मेरी तस्वीर ले रहा हो या छुप छुप कर मेरे पूरे शरीर को देखने की कोशिश कर रहा हो। अब तो मुझे पूरा यकीन हो गया। एक दिन मैं नहा रही थी तो मुझे एहसास हुआ कि खिड़की से कोई मेरी तरफ देख रहा है। तो मैं अपने कपड़े पहन और बाथरूम से बाहर आकर देखा, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था। बेड पर बैठी मेरी बेटी शिल्पा पढ़ाई कर रही थी। मैंने शिल्पा से पूछा कि क्या यहाँ कोई आया था, तभी वह कहने लगी कि नहीं माँ, कोई नहीं आया था। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा था। घबराहट के मारे मेरा पूरा शरीर पसीने से लथपथ हो गया था। यह मेरा वहम कैसे हो सकता है? एक बार वहम हो सकता है, लेकिन हर रोज़ तो नहीं हो सकता। मुझे किसी भी तरह इस बात का पता लगाना ही था, लेकिन मैं शक भी तो किस पर कर सकती थी, क्योंकि हम माँ बेटी के अलावा घर में था ही कौन। फिर एक रोज़ मुझे बैठे हुए ख्याल आया कि कोई इंसान तो नहीं हो सकता, कहीं इस घर में किसी बुरी आत्मा का तो साया नहीं जिसकी वजह से मुझे ऐसे अजीबोगरीब हरकत का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि मैं शुरू से ही एक अंधविश्वासी थी।
मुझे यह पता था कि अंधविश्वास करना सही नहीं है, लेकिन मेरी मानसिक स्थिति इस कदर अंधविश्वास में घिर चुकी थी कि वह मुझे हर भूत प्रेत की छोटी बड़ी बातों पर विश्वास हो जाता। शायद यही बात अब मेरे मन में आ चुकी थी कि हो ना हो इस घर पर कोई काला साया ज़रूर है जिसकी वजह से मेरे साथ ऐसी हरकतें होती हैं। और मेरा यह ख्याल भी बिल्कुल सही था। मेरी बेटी और मेरे अलावा इस घर में कोई रहता भी नहीं था, तो दूसरे घर का भी कोई नहीं आता था। और हमारा घर इस कदर बना हुआ था कि चारों तरफ से दरवाज़ा बंद होने के बाद हम लोगों के बिना परमिशन से घर में कोई भी नहीं घुस सकता था। इसलिए इसे काला साया समझते हुए मुझे ज़्यादा देर नहीं लगी। एक दिन मेरे मन में आया कि कहीं मेरे जैसा हरकतें शिल्पा के साथ तो नहीं हो रही है। तभी मैंने बातों ही बातों में शिल्पा से पूछा कि बेटी, कभी तुम्हें रात में कुछ हलचल सी लगती है, मानो तुम्हारे शरीर के साथ कुछ छुअन कर रहा हो? तभी मेरी बेटी नेहा कहने लगी, माँ ऐसी बातें क्यों कर रही हो, ऐसा भला कैसे हो सकता है, मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अब मेरे मन में शांति आ गई कि शुक्र है मेरी बेटी शिल्पा इस सब से बची हुई है। लेकिन मुझे अपने बारे में भी डर लग रहा था कि पता नहीं क्या हो रहा है। मैं जब भी यह बात सोचती तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते। आखिर मैं यह बात किससे शेयर कर सकती थी? मेरा था ही कौन जिससे मैं अपनी समस्या के बारे में बता सकूं। खैर, अपने अंधविश्वास के चलते मैंने एक बाबा जी के पास जाना ज़रूरी समझा और उनके आश्रम में चली गई। वह प्रेतों का निवारण करने के लिए झाड़ फूँक करते थे। मैं उनके पास जा खड़ी हुई और अपनी सारी परेशानी उनको बताते हुए मुसीबतों का इलाज पूछने लगी। तभी बाबा जी कहने लगे कि तुम्हारे घर में किसी प्रेत आत्मा का साया है और तुम्हें इसका निवारण जल्द से जल्द करवाना होगा, वरना वह प्रेत आत्मा तुम्हारे शरीर को नोच खाएगी। अब तो मुझे और भी ज़्यादा डर लगने लगा है। लेकिन फिर मेरे मन में ख्याल आया कि प्रेत आत्मा भला कब से शरीर के साथ ऐसा कुछ करने लग गई है। लेकिन मेरे अंधविश्वास के आगे मेरी यह सोच ज़्यादा देर न टिकी। फिर मैं अपने घर चली आई और यह मन में विचार किया कि अब तो बाबा जी से पूरे घर का निवारण करवा ही लूँगी। दूसरे दिन बाबा जी घर आए और उन्होंने कुछ देर झाड़ फूँक किया और हवन वगैरह करने हुए पूरे घर का इलाज कर लिया। और वहाँ से आज के बाद कुछ ऐसा नहीं होगा और मुझे 10,000 लेकर चले गए। खैर, मुझे वह 10,000 मेरी समस्या से बड़े नहीं लगे। मुझे यह संतुष्टि हो चुकी थी कि इसके बाद अब मेरे साथ कुछ नहीं होगा, मैं चैन से सो पाऊंगी जैसे पहले रहती थी। खैर, यह सब कहाँ रुकने वाला था। आज रात फिर मेरे साथ वही हरकत शुरू हुई और नहाते समय भी सेम हरकत हुई। अब तो मुझे पूरा यकीन हो गया कि यह भूत प्रेत का आत्मा नहीं है, ज़रूर कोई ना कोई माजरा है जिसका मुझे कुछ पता नहीं है। यह बहुत ही बड़ी समस्या है जिसे मैं बिल्कुल अनजान हूँ। अब तो मुझे मेरे अंधविश्वास पर भी शर्म आने लगी थी कि मैंने इन सब में पढ़कर पता नहीं क्या कर दिया। अब मेरे मन में सिर्फ यही चल रहा था कि किसी ना किसी तरह इस बात का पता लगाना ही पड़ेगा। फिर मेरे मन में ख्याल आया कि आज मैं बिना नींद की गोली खाए सो जाऊंगी और देखती ही कि मेरे साथ होता क्या है। रात का समय हुआ, मैं बिना नींद की दवाई खाए सो गई। लेकिन पूरी रात निकल गई, मेरे साथ ऐसी कोई भी हरकत नहीं हुई जो हर रोज़ होती थी। अब तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। फिर मेरे मन में ख्याल आया कि शायद हो सकता है कि नींद की गोली लेने के बाद मैं गहरी नींद में चली जाती हूँ और सपनों में यह सब होता होगा जिसको मैं हकीकत समझ लेती हूँ। लेकिन फिर सोचा कि सवेरे उठकर मेरे कपड़ों का जो हुलिया होता है वह तो वहम नहीं हो सकता। तभी मेरे मन में फिर से ख्याल आया कि हो सकता है कि नींद में मैं खुद ही अपने कपड़ों को उथल पुथल कर लेती हूँ। अब मैं इसको ऐसे ही अनदेखा करने लगी। काफ़ी समय निकल चुका था। तभी मेरे मन में ख्याल आया कि क्यों ना मैं घर में कैमरे लगवा दूं और एक बार कैमरे की नज़र से और देख लूं कि कहीं यह मेरा वहम है या कुछ ऐसा हो रहा है जिससे मैं अनजान हूँ। मैंने यह बात अपनी बेटी शिल्पा को नहीं बताई क्योंकि पिछली बार भी भूत प्रेतों वाली बातें सुनकर वह पूरी तरह घबरा गई थी और वह हर रोज़ मुझसे पूछती थी कि आप ऐसा क्यों करती हो। मैं नहीं चाहती कि वह अपनी पढ़ाई में कोई बाधा लाए और इन सब बातों में पढ़कर वह अपने दिमाग को ख़राब करे, इसलिए मैंने उससे कुछ नहीं बताया। और जब वह कॉलेज के लिए चली गई तो मैं पीछे से कैमरे ले आई और पूरे घर में कैमरे फिट करवा दिए। कैमरे इतने छोटे थे कि किसी को भी दिखाई ना दे, लेकिन मुझे पता था कि पूरे घर में कैमरे लगे हैं। खैर, रात का समय हुआ, हम लोग ने खाना खाया और मैं सो गई। तभी शिल्पा कहने लगी कि माँ, मुझे कुछ देर पढ़ाई करनी है, उसके बाद मैं सो जाऊंगी। तभी शिल्पा पढ़ाई लिखाई करने लगी। मैंने गोली खाई हुई थी लेकिन मेरे मन में एक संतुष्टि थी कि सवेरे कैमरों से तो सब कुछ सामने आ ही जाएगा कि आखिर हो क्या रहा है।
फिर मैं दूसरे दिन सवेरे उठी ही जैसे ही शिल्पा कॉलेज के लिए निकल गई, मैंने झट से अपना लैपटॉप खोला और उस कैमरे में क्या कुछ हुआ है यह सब देखने लगी। उसके बाद जो मैंने देखा उसे देखने के बाद तो मेरी रूह काँप गई। मैं पूरी तरह से काँपने लगी, मेरी आंखों में आंसू थे, मेरा पूरा शरीर पसीने से लथपथ हो चुका था। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब सच है या फिर कोई सपना देख रही हूँ। मैंने देखा कि मेरी बेटी शिल्पा हाथ में कैमरा लिए हुए मेरे कपड़ों को उतारने की कोशिश कर रही है। यह सब देखते ही मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। आखिर मेरी बेटी यह सब क्या कर रही थी? फिर आगे मैंने देखा कि वह मेरे कपड़ों को फिर से धीरे धीरे उतारते हुए उनकी वीडियो बना रही है और उसके बाद वीडियो बनाने के बाद कपड़ों को वैसे ही वापस कर दिए। और उसके बाद मैंने बाथरूम वाला कैमरा देखा तो मैंने देखा कि मेरी बेटी खिड़की के पास खड़ी होकर मेरी नहाती हुई वीडियो बना रही है। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर शिल्पा यह सब क्या कर रही है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरी बेटी ऐसी हरकत कैसे कर सकती है और एक लड़की होकर अपनी माँ के साथ। मुझे तो शर्म आने लगी थी। अब तो शिल्पा के लिए मेरे मन में इतनी नफ़रत भर गई थी कि मैं उसकी शक्ल देखना भी पसंद ना करूं। खैर यह सब बंद करते हुए मैं रोने लग गई और अमित को याद करते हुए सोचने लगी कि जिस बेटी को मैंने अच्छे संस्कार दिए, अच्छे परवरिश दी, उसी ने आज यह सब कर डाला। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर शिल्पा के दिमाग में चल क्या रहा है, वह ऐसी गंदी हरकतें क्यों कर रही है। तभी मेरे मन में आया कि एक बार मुझे शिल्पा से पता करना ही चाहिए कि वह यह सब कर क्या रही है। तभी मैं शिल्पा के कॉलेज से आने का इंतज़ार करने लगी। जब शाम को शिल्पा कॉलेज से आई तो उसके बाद मैंने उसका हाथ पकड़ा और सीधा लैपटॉप के पास लाकर कैमरे की रील चालू कर दी। उस रील को देखते ही शिल्पा के तो मानो होश ही उड़ गए हो। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह कहने लगी कि मेरी कोई गलती नहीं है। वो बार बार यही बात दोहराई जा रही थी। मैंने शिल्पा को खींचकर एक तमाचा दे मारा और बोला कि इसमें तुम्हारी गलती नहीं है तो किसकी है? और यह सब सामने दिखाने के बाद भी तुम अपनी गलती को स्वीकार नहीं कर रही हो। आखिर तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? तुम ऐसी गंदी हरकत करने पर क्यों उतर आई? मैंने शिल्पा का हाथ पकड़ा और उसे अपने बेड पर पटक दिया और उस पर चिल्लाते हुए पूछने लगी कि मैंने तुम्हें पढ़ाया लिखाया, इस कदर अच्छी परवरिश दी और तुमने यह नतीजा दिया। लेकिन शिल्पा मेरे सामने हाथ जोड़े यही बात दोहराई जा रही थी कि इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। लेकिन मैं कहाँ सुनने वाली थी। मैंने एक बार फिर शिल्पा की कोई बात नहीं सुनी और उसे बार बार कहे जा रही थी और डांटे जा रही थी। तभी शिल्पा ने कहा कि मेरी एक बात तो सुन लीजिए। तभी मैंने कहा कि अब सुनना बाकी क्या रह गया है और तुमने ऐसी हरकत की ही क्यों? और उस वीडियो का क्या करती थी जो हर रोज़ मेरे बदन का बनाती थी? तभी शिल्पा कहने लगी कि मुझे माफ़ कर दो माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। दरअसल यह सब मेरे दिल से ज़रा भी नहीं करना चाहती थी। मैं बहुत मजबूर थी क्योंकि मेरी सबसे बड़ी गलती ने मुझे यह सब करने के लिए मजबूर कर दिया था। दरअसल मैं कॉलेज टाइम एक लड़के से प्यार कर बैठी। मुझे ज़रा भी पता नहीं था कि वह लड़का इतना ख़राब है। उसकी बातों में न जाने मैं कब आ गई और मैं अपने अच्छे बुरे की पहचान करते हुए उसके साथ टाइम बिताने लगी और उसकी केयर करने लगी। इसी बीच उस लड़के ने मुझे इतना ज़्यादा प्यार हो गया कि मैंने ज़रा भी नहीं सोचा कि अब जो मैं करने जा रही हूँ वह सही है या नहीं। और मैं उस लड़के के साथ उसके घर चली गई और उसके साथ संबंध में आ गई। कई बार संबंध बनाने के बाद वह लड़का मुझे धोखा दे गया। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मेरे साथ यह सब होगा। और उस लड़के ने मेरी क्लिप बना ली। उसके बाद वह क्लिप मुझे दिखाकर कहने लगा कि तुझे मेरा यह काम करना पड़ेगा वरना मैं इसे वायरल कर दूंगा और तुझे और तेरी माँ को सब जगह बर्बाद कर दूंगा। मैं इसी डर से उसकी बातों में आ गई और उसकी सारी बातें मानने के लिए तैयार हो गई। तभी वह लड़का कहने लगा कि तुम्हें अपनी माँ का हर रोज़ रात को एक वीडियो बनाना है और जब वह नहाए तो भी वीडियो बनाना है और वह मुझे भेज देना। मैं उसकी बातों को सुनकर सुन रह गई। मैं ज़रा भी नहीं चाहती थी कि मैं उसकी बातों में आऊं क्योंकि वह लड़का कहने लगा कि मेरे बड़े भैया तुम्हारी माँ से बहुत प्यार करते हैं और जब पापा की डेथ हुई थी तो उसके बड़े भैया जो उम्र में काफ़ी बड़े हैं वह आपके लिए रिश्ता भी लेकर आए थे, लेकिन आपने रिश्ता ठुकरा दिया था जिसकी वजह से उसने बदले की यह भावना ली। और वह लड़का कहने लगा कि मुझे मेरे बड़े भैया के लिए यह सब करना है, इसलिए अगर तुम अपनी बेइज्जती करवाने से डरती हो तो अपनी माँ का वीडियो बनाकर मुझे हर रोज़ लाकर दोगी। तभी से मैं ऐसा करने लगी। जब आप नींद की दवाई लेकर सो जाती तो मैं आपके रात को कपड़े उतारने के बाद वीडियो बनाती और जब आप नहाने के लिए चली जाती तो भी मैं आपका वीडियो बनाती और उसको सौंप देती। मुझे माफ़ कर दो, ना जाने मैंने कितने बड़े पाप कर डाले। शिल्पा की ऐसी बात सुनकर मेरे तो पैरों तले ज़मीन ही
खिसक गई। मुझे अफसोस होने लगा कि मेरी बेटी पता नहीं इतने दिनों तक किन अत्याचारों को सहन कर रही थी, उसके अंदर क्या बीत रही थी। मुझे इस बात का ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था। मैं उसको ही गलत समझ रही थी, लेकिन सारी गलती तो उस लड़के की थी। लेकिन कहीं ना कहीं शिल्पा की भी गलती थी, क्योंकि उसने बिना सोचे समझे एक लड़के पर इतना विश्वास कर लिया और उसके प्यार में आकर इतनी ठोकरें खा ली। मैंने शिल्पा से कहा कि तुम घबराओ मत, हम लोग पुलिस में जाएंगे और उस लड़के के खिलाफ़ रिपोर्ट करवाएंगे। तभी शिल्पा कहने लगी कि नहीं माँ, हम दोनों की क्लिप उसके पास है। तभी मैंने शिल्पा को समझाते हुए कहा कि देखो बेटा, अगर वायरल भी हो जाती है तो कोई बात नहीं, लेकिन हम नहीं चाहेंगे कि वह लड़का और किसी की इज्जत के साथ ऐसा खिलवाड़ करे, इसलिए उसे सज़ा तो दिलवानी ही होगी। खैर, यही सब सोचकर हम लोग पुलिस में गए और पुलिस ने हमारी बात को गहराई से सुना और उन लोगों को पकड़ लिया और हमारी क्लिप भी डिलीट करवा ली। अब मेरी सांसों को चैन आया और मैंने शिल्पा को गले से लगा लिया और उससे कहा कि आज के बाद कभी भी ऐसा काम मत करना जो आगे चलकर बहुत ही भारी पड़े। तभी शिल्पा ने मुझसे वादा किया कि आज के बाद मैं कभी भी ऐसा कुछ नहीं करूँगी, हमेशा सिर्फ पढ़ाई करूँगी और इस प्यार के चक्कर से दूर ही रहूँगी। तभी मैंने शिल्पा के सिर पर हाथ रखते हुए कहा कि देखो बेटी, प्यार करना गुनाह नहीं है, लेकिन सही इंसान से ना हो तो यह बहुत बड़ी दिक्कत आन पड़ती है। इसलिए तुम अपने जीवन में हर फैसला 100 बार सोच कर ही लेना। अब हम दोनों माँ बेटी के चेहरे पर एक मुस्कान आ चुकी थी, यही सोच कर कि आखिर में सब सही हो गया। धन्यवाद दोस्तों। कैसी लगी आज की स्टोरी? अगर अच्छी लगी तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।